गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शिक्षा सोपान के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी के पेपर बहुत अच्छे हो रहे हैं। डीएड स्पेशल एजुकेशन की आईटीडी एचआई बीआई सबके पेपर इस समय रनिंग में हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। आईडीडी वाले बच्चों के लिए विशेष हमारे द्वारा जो है वो पेपर के लिए कुछ क्वेश्चन बना करके आपको वीडियो के द्वारा सेंड किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। और सभी स्टूडेंट का हमारी इस कार्य के लिए बहुत सभी स्टूडेंट का हमें बहुत सपोर्ट प्राप्त हो रहा है। तो इस सपोर्ट से हमारे अंदर एक नया जोश है और आप लोगों तक कोशिश करते हैं कि अच्छे क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचे और परीक्षा में आप लोगों की हेल्प करें। तो चलिए देखते रहिए आप वीडियो, और पूरा वीडियो देखा करो। पेपर में जाने से पहले इसको आप 2-3 बार इसको रिवाइज कर जाओ, और यदि आपने इसको भी रिवाइज कर लिया तो भी आप फेल नहीं होंगे, ठीक है ना, ये हमारी गारंटी है। लेकिन यदि आपने भैया पढ़ाई नहीं, वीडियो को देखा, 2 मिनट देखा, निकल लिए, अन्य चीज़ें यूट्यूब पर आपको आ गई, आपने उन चीज़ों को देखने लग गए, तो ऐसा नहीं करें भैया। एग्जाम का पीरियड है, आप 2-3 दिन, आज और कल की 2 तारीख और 3 तारीख, 2 पेपर आपके और हैं, 2 पेपरों की तैयारी और अच्छे ढंग से कर लीजिए। इसके बाद में आप फ्री हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 2 दिन आप कुछ ना देखें, 2 दिन आप यही देखें जो आपको परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं हमारे 3 जुलाई को होने वाले पेपर, जो आपका लास्ट पेपर है, और पेपर का नाम है टीचिंग अप्रोचेज एंड स्ट्रैटेजीज, ठीक है ना। तो ये अपन जो है इनको अपन पढ़ेंगे इस पेपर के बारे में कि ये क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बन के आएंगे। तो पर यूनिट से हमने वही पहले की तरह 5 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपने हमने 1 यूनिट के अंदर लिए हैं, और 5 क्वेश्चन अब 1 यूनिट मतलब 5 यूनिट में हम 25 क्वेश्चन टोटल यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में लगभग आपको 70 से 80% पेपर जो है वो आपको यहीं से मिलेगा, और मिल रहा है ये भी आप देख ही रहे हैं। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पर हमारे पर नए हैं भैया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसमें अपन आगे आपको रीट या सीईटी, ये सारी जो एग्ज़ाम हैं जो आपके लेवल की हैं, सारी तैयारियां आपको हम कराएंगे, एक ऑथेंटिक रूप से तैयारी कराएंगे। ऐसा नहीं कोई झूठ बोल बाल के और इधर उधर की फालतू के टॉपिक आपको दे दें, नहीं, ऑथेंटिक और एक अच्छी तैयारी आपको कराएंगे। तो आप जुड़े रहिए हमसे, और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो। अभी तो फिलहाल हमारी जो डीएड का जो पेपर है वो हमारी प्राथमिकता है कि पहले ये क्लियर हो जाए, उसके बाद की बात है रीट, है ना। क्योंकि रीट जब होगी, रीट में आप जब बैठेंगे तब आपके पास में डिप्लोमा या डिग्री होगी, और डिप्लोमा डिग्री में ही फेल हो गए तो रीट का कोई आपके लिए औचित्य नहीं है। तो पहली प्राथमिकता हम इसको देंगे कि ये हमारा क्लियर हो जाए, और उसके बाद हम रीट की तैयारी में लग जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लाइक और कमेंट कर दिया करो कि यदि आपको ये अच्छी लग रहा है, अच्छी लग रही है ये आपको वीडियो, या अच्छे आपको क्वेश्चन लग रहे हैं, आपको परीक्षा में ये प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो आप हमें बता दिया करो कि सर आपने जो पढ़ाया वो परीक्षा के अंदर आया, कितने क्वेश्चन आए, या आपको इससे हेल्प मिली नहीं मिली, जैसा भी है, ठीक है। तो चलिए अपन समय अपना खराब नहीं करेंगे और पेपर नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे, डीएड फर्स्ट ईयर आईडीडी वाले स्टूडेंट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, यूनिट नंबर 1 से हमारा पहला प्रश्न निकल के आता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है, इसके प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है? अधिगम का मतलब होता है सीखना, जो हमने बहुत पहले पढ़ लिया आराम से। चलिए देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक विभिन्न विधियों और शिक्षण सामग्री का उपयोग करके विद्यार्थियों को ज्ञान कौशल व्यवहार सिखाता है, और विद्यार्थी उस ज्ञान को ग्रहण करता है। अब देखिए, अधिगम का मतलब सीखना होता है, सिखाना होता है, ये अपन को पता है। अब इसमें शिक्षण शब्द और जुड़ गया, तो शिक्षण कार्य सिखाना। तो यहाँ पर आपको इसकी यदि डेफिनेशन बनानी है, इसका अर्थ बनाना, आपको इसका मतलब लिखना है, आराम से आप लिख सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है, ये एक
प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के अंदर जो एक शिक्षक होता है वो विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण विधि हैं उन शिक्षण विधियों का यूज करता है। उसके साथ में वो शिक्षण कार्य में जो सहायक उपकरण होते हैं जिनको हम टीएलएम बोलते हैं, सहायक सामग्री जो होती है उसका उपयोग करता है, और इन दोनों चीज़ों का उपयोग करके जो विद्यार्थियों को क्या सिखाता है, ज्ञान, कौशल और व्यवहार सिखाता है, और विद्यार्थी उस ज्ञान को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये आपकी शिक्षण अधिगम कहलाती है। क्लियर है? दिमाग में इसको बिठा लो। विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों के द्वारा, विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री के द्वारा, ठीक है ना, पाठ्य सामग्री के द्वारा शिक्षक क्या करता है, विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल या व्यवहार सिखाता है, और विद्यार्थी उसको क्या करता है, ग्रहण करता है। कौन सी है वो, क्या है वो, शिक्षण अधिगम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके प्रमुख घटक कौन कौन है? प्रमुख घटक यहाँ पर अपने 8 घटक लिए। कौन कौन से? देखो, शिक्षक, भाई शिक्षक तो होना ही चाहिए, शिक्षक नहीं होगा तो फिर अधिगम का कोई मतलब नहीं है। एक विद्यार्थी, भाई सीखने वाला चाहिए। देखिए शिक्षक क्या है, सिखाने वाला है, विद्यार्थी क्या है, सीखने वाला है। तो आपको दोनों ही चाहिए, सिखाने वाला भी चाहिए, सीखने वाला भी चाहिए। शिक्षण उद्देश्य, एक आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए, भाई उद्देश्य तो चाहिए कि मुझे ये चीज क्यों सिखानी है बच्चे को, तो उद्देश्य आपके पास होना चाहिए। एक विषय वस्तु, कंटेंट होना चाहिए आपके पास में। जब विषय वस्तु होगी तभी आप उस बच्चे को कुछ दे पाएंगे। जब आपके पास विषय वस्तु ही नहीं कि मुझे बच्चे को सिखाना क्या है, कौन सी विषय पर बात करनी है, कौन से टॉपिक, कौन से बिंदु पर बात करनी है। शिक्षण विधि, जब आपका विषय वस्तु रेडी हो जाएगा तो आपको ये सोचना है कि मुझे अब कौन सी शिक्षण विधि का यूज करना है, भाई इन बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी शिक्षण विधि का यूज करना है। एक शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम, और एक बच्चे को शिक्षण कराने के लिए, कोई चीज सिखाने के लिए उसके साथ में कौन कौन सी सामग्री, सहायक सामग्री मैं यूज करूंगा, मतलब टीएलएम कौन कौन सा मैं यूज करूंगा। एक प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक, जब आपके पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए तो हम बच्चों से क्या लेंगे, उसका फीडबैक लेंगे। जैसे माना कि मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि भैया कमेंट के द्वारा मुझे फीडबैक दिया करो। फीडबैक का मतलब आपको ये अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, नहीं लगा, परीक्षा में आपको हेल्प मिली, नहीं मिली, जो भी है ये होता है फीडबैक। फीडबैक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का हो सकता है। भाई यदि आपका अच्छा वर्क रहा तो अच्छा फीडबैक आपको प्राप्त होगा, वर्क आपका अच्छा नहीं रहा, हो सकता है आपको फीडबैक उसका अच्छा ना हो, नेगेटिव आ जाए। तो ये प्रश्न आपका यहीं पर खत्म हो गया। अब अपन को अधिगम के 4 चरणों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, अधिगम के कितने चरण है? 4। अधिगम के कितने चरण है? 4। तो चारों चरणों की व्याख्या के लिए ये बोल रहा है, तो देखिए चलते हैं। पहला पहला चरण है इसका अर्जन, कि नई जानकारी या कौशल को पहली बार सीखना। तो पहला चरण हो गया अर्जन, मतलब प्राप्त करना। प्राप्त क्या करना, यहाँ पर आपको पता है ज्ञान, कौशल, व्यवहार, सारी बातें ही सीखी होती है, तो प्राप्त किसको करेंगे अपन, वही ज्ञान और कौशल को। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे कि जो नई जानकारी या कोई नया कौशल या नया व्यवहार या नया ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाता है, अर्जन कहलाता है। मतलब नई चीज जो हम प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, नई चीज जो प्राप्त करते हैं वो अर्जन कहलाता है। दूसरा आपका है दक्षता। दक्षता, दक्षता के अंदर सीखी हुई जानकारी को सही और तेजी से करना। माना कि आपने कोई चीज पहले से सीख रखी है, पहले से आपको आती है, तो उस सीखी हुई जानकारी को, उस सीखी हुई जानकारी को आप और अपडेट करते हैं, क्या करते हैं, और अपडेट करते हैं या उसमें तेजी लाते हैं।
तो हमारा जो दूसरा पॉइंट आपका हो गया दक्षता। दक्षता मतलब सीखी हुई जानकारी को सही, जो जानकारी आपके पास पहले से ही है, पहले से आपने सीख रखी है, तो उस सीखी हुई जानकारी को आप और अपडेट कर रहे हैं या उसकी गति में परिवर्तन कर रहे हैं, उसको और तेज कर रहे हैं। ठीक है। एक अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस। अनुरक्षण मतलब सीखी हुई बातों को लंबे समय तक बनाए रखना। माना कि आपने कोई चीज कोई जानकारी आपने सीख ली, कोई ज्ञान आपको पहले से है, आप उसको लंबे समय तक कैसे रख पाएंगे, उसको आप अपनी स्मृति में बहुत लंबे समय तक आपको रखना है। ये आपका तीसरा चरण हो जाएगा। और नंबर 4 चरण हो जाएगा आपका सामान्यीकरण। सीखी हुई बातों का विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग करना। सामान्यीकरण का मतलब जो बात आपने सीख रखी है, जो ज्ञान आपने ले रखा है, जो कौशल आपने सीख रखा है, उसका आप जरूरत पड़ने पर क्या करें, उपयोग करें, उसका यूज करें। ये आपका क्या है, सामान्यीकरण है। तो 4 चरण आपके हो गए यहाँ पर। पहला चरण आपने देख लिया, अर्जन होता है। अर्जन का मतलब नए ज्ञान को प्राप्त करना। दूसरा हो गया दक्षता, जो ज्ञान सीखा हुआ है उसको अपडेट करना, उसमें सुधार करना। तीसरा अनुरक्षण, जो ज्ञान आपके पास है उसको लंबे समय तक रखना। और चौथा है सामान्यीकरण, मतलब जो ज्ञान आपके पास में है तो जरूरत पड़ने पर उसका यूज करना। ये 4 चरण आपके इसके अंदर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास प्रश्न नंबर 3 आता है कि ठोस, चित्रात्मक एवं प्रतीकात्मक शिक्षण उपागम को उदाहरण सहित समझाइए। ठोस, चित्रात्मक और प्रतीकात्मक शिक्षण उपागम, ये 3 चीज यहां पर अपन को देखी गई है। ठोस, चित्रात्मक और प्रतीकात्मक। ठीक है, चलिए तीनों के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ठोस स्तर की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, ठोस। वास्तविक वस्तुओं के माध्यम से शिक्षा देना। उदाहरण जैसे बच्चों को सेब दिखाकर गिनती सिखाना। यदि आप किसी भी बच्चे को गिनती सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं भाई, गिनती सिखा रहे हैं, तो आपको ठोस स्तर क्या है, मतलब आपने अपने हाथ में कोई ठोस वस्तु ले ली। जैसे इसमें आपको एग्जांपल के तौर पर दिया गया सेब। मैंने सेब ले लिया, मेरे हाथ में 2 या 3 या 4, जैसे आपने 3 तक गिनती सिखा दी या 5 तक गिनती सिखा दी, तो उतनी ही वस्तु मैंने ले ली, उतने सेब मैंने ले लिए। और मैं बच्चे से कह रहा हूं बेटा देखो ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे करके। तो ये ठोस वस्तु से जब आप किसी भी जानकारी को बच्चे तक पहुंचाते हो, वो क्या कहलाता है, आपका ठोस स्तर कहलाता है। चित्रात्मक स्तर क्या है, जब आप चित्र या मॉडल के माध्यम से शिक्षा देते हो। जब आपके पास में एक चित्र हो, कोई मॉडल आपने बनाया है, यदि चित्र और मॉडल के द्वारा यदि आप किसी बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, तो वो आपका चित्रात्मक स्तर कहलाता है। जैसे सेब का चित्र दिखाकर गिनती सिखाना। जैसे माना कि आपने एक पेज पर आपने सेब के 4 चित्र जो है वो बना लिए। कितने चित्र बनाए, 4। और चारों चित्रों से, सेब के चारों चित्रों से आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को गिनती सिखा रहे हैं कि बेटा ये कितने सेब हैं, 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब, 4। देखिए पहले ठोस स्तर में हमारे पास फिजिकल सेब था, वास्तविक सेब था। अब यहाँ पर क्या है, एक कागज पर उसका चित्र है। ठीक है। प्रतीकात्मक स्तर, उसका प्रतीकात्मक संख्या, अक्षर या चिन्हों के माध्यम से शिक्षा देना। या तो संख्या लिखें या अक्षर लिखें या कोई चिन्ह बना दे, कोई भी स्टार बना दिया है ना, गोला बना दिया, वृत्त बना दिया। तो ऐसी यदि कोई चीज अपन बना देते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अपन 1 2 3 लिखकर गिनती सिखाना। मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, जितनी तक आपने बच्चे को संख्या सिखाई है। यदि हम ऐसा करते हैं तो वो क्या होता है, आपका प्रतीकात्मक स्तर कहलाता है। कौन सा स्तर कहलाता है भाई साहब, प्रतीकात्मक स्तर कहलाता है। क्लियर है। प्रश्न नंबर 4 हमारे पास में आया कि व्यक्तिगत शिक्षण और समूह शिक्षण में क्या अंतर है। देखिए नाम से आपको पता चल रहा है कि व्यक्तिगत शिक्षण मतलब एक ही व्यक्ति को पढ़ाना, समूह शिक्षण मतलब ग्रुप में पढ़ाना। देखिए नाम से आपको इतना तो पता है, इतना पता है। चलिए अंतर करते हैं। एक विद्यार्थी पर आधारित होता है, व्यक्तिगत शिक्षण किस पर है, एक पर, जबकि समूह शिक्षण अनेक विद्यार्थियों पर। हमारे पास में 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं कि नहीं, समूह के अंदर एक से अधिक होते हैं। दूसरी बात, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार। ये क्या होते हैं, जैसे माना कि आप एक व्यक्ति को शिक्षण कार्य करा रहे हैं, तो एक व्यक्ति के अनुसार ही आप उसको शिक्षा देंगे, ठीक है ना, उसी के अनुसार। यदि यहाँ पर समूह शिक्षण हो रहा है तो हमको सबको देखना पड़ेगा, सभी के समान जो शिक्षा होगी उसी को हमें उनको देना पड़ेगा। जैसे जो मेथड में सब समझ सके वो मेथड यूज करना पड़ेगा,
है ना। जो टीएलएम सब समझ सके उस टीएलएम का उपयोग करना पड़ेगा, जिस भाषा में सब समझ सकते हैं वही लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर अपन को एक बच्चे का मतलब एक व्यक्ति का अपन क्या कर रहे हैं, शिक्षण कार्य करा रहे हैं, तो यहाँ पर वही व्यक्ति की सब कुछ चलेगा, एक ही का। ये क्या है, व्यक्तिगत शिक्षण है, ये समूह शिक्षण है। ये आपका क्या है, व्यक्तिगत शिक्षण है, ये समूह है। ये आपका अधिक प्रभावी है, इसमें समय की बचत होती है। ये प्रभावी ज्यादा है क्योंकि आप एक बच्चे पर यदि आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो एक बच्चे को आप ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दे सकते हो, अच्छी शिक्षा दे, प्रभावी ज्यादा रहेगा। एक समूह में पढ़ा रहे हैं तो कोई समझ रहा है, कोई नहीं समझ रहा है, किसी का हमें पता है, किसी का नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पर बात आती है समूह की, तो समय की बचत होती है क्योंकि यहाँ पर हम एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक साथ ही समूह को पढ़ा देते हैं। एक साथ किसको पढ़ा देते हैं, समूह को पढ़ा देते हैं। तो ये आपकी क्या है, टाइम की भी क्या है, थोड़ी सी बचत होती है इसमें। ठीक है, चलिए आगे अपन बढ़ते हैं, आगे अपन बढ़ते हैं। ये आईईपी पर आधारित है, ये सामान्य पाठ्यक्रम पर आधारित है। यदि अपन व्यक्तिगत शिक्षण की बात करें तो किस पर आधारित है भैया, आईईपी पर। जो आपने काफी बार आईईपी के बारे में पढ़ा है कि ये व्यक्तिगत एजुकेशन प्रोग्राम होता है। व्यक्तिगत मतलब एक ही व्यक्ति पर काम करने वाला होता है। लेकिन यदि हम इसकी बात करें तो इस सामान्य पाठ्यक्रम पर आधारित है। मतलब जब हम समूह में शिक्षण कराएंगे तो हम जितने भी हमारे स्टूडेंट हमारे सामने बैठे हैं, सबका जो पाठ्यक्रम है उस सबके सामान्य पाठ्यक्रम को निर्धारित करेंगे और एक सामान्य पाठ्यक्रम के आधार पर उनको शिक्षण कार्य कराएंगे। विशेष शिक्षा में अधिक उपयोग होता है। आपको पता है व्यक्तिगत शिक्षण का उपयोग, आईईपी का उपयोग जो होता है ये स्पेशल एजुकेशन में ही ज़्यादा होता है, जबकि ये सामान्य कक्षा में अधिक उपयोग होता है। स्पेशल एजुकेशन में आपने देखा होगा एक बच्चे पर शिक्षण कार्य ज़्यादा किया जाता है और वो ज़्यादा प्रभावी होता है। लेकिन यदि अपन बात करते हैं सामान्य शिक्षा की, तो भैया सामान्य शिक्षा में तो सामूहिक शिक्षण ही होता है, एक एक बच्चे को नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये अंतर आपको आराम से याद कर सकते हो क्योंकि दोनों शब्दों का अर्थ आपको पता है। अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका है? आपको पता है शिक्षक की तो पूरी भूमिका, शिक्षण प्रक्रिया में पूरी भूमिका ही शिक्षक की होती है। चलिए देखते हैं क्या भूमिका है। क्या भूमिका है? पहली भूमिका हो गई कि शिक्षण की योजना बनाना। योजना कौन बनाएगा? शिक्षक। भाई शिक्षण कार्य को कैसे कराया जाना है, कब कराया जाना है, क्या उसमें यूज करना है, कौन सी विधि यूज करनी है, कौन सा टीएलएम यूज करना है, ये सब कौन तैयार करेगा? शिक्षक। विद्यार्थियों को प्रेरित करना। अब हमारे सामने विद्यार्थी बैठे, उन विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरणा कौन देगा? पढ़ने के लिए प्रेरित कौन करेगा भाई? पढ़ने के लिए प्रेरित कौन करेगा? शिक्षक। शिक्षक करेगा, तो प्रेरणा देना शिक्षक का काम हुआ। उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करना। उन बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण विधि सबसे ज्यादा लाभप्रद होगी, उस शिक्षण विधि का चयन कौन करेगा? शिक्षक करेगा। शिक्षण सामग्री का उपयोग करना। बच्चों को कोई भी शिक्षण कार्य के लिए शिक्षण सामग्री का चयन कौन करेगा कि कौन सी शिक्षण सामग्री मुझे यूज करनी है? तो कौन चयन करेगा भैया? शिक्षक। कक्षा का प्रबंधन, कक्षा में डिसिप्लिन बनाना, कक्षा को व्यवस्थित करना, ये सारे काम किसके रहेंगे? शिक्षक के। तो शिक्षक की भूमिका है। विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। अब उसने शिक्षण कार्य करा दिया, अब वो देखना चाहता है कि विद्यार्थी कितना सीखे, तो इसका मूल्यांकन कौन करेगा? शिक्षक। अभिभावकों से सहयोग करना। अभिभावकों से सहयोग करने की मतलब इच्छा किसकी होगी? शिक्षक की। क्या अभिभावक भी उसका क्या करें? सहयोग करें। और प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण देना। जितने भी विद्यार्थी उसके पास हैं, उन विद्यार्थियों की किस किस विद्यार्थी की कैसी कैसी आवश्यकता है, कौन कौन सी आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं के अनुसार क्या है? शिक्षण कार्य करना। ये भी भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की होती है। ठीक है, तो शिक्षक की भूमिका को आप यहाँ पर इन पॉइंटों में याद करके रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा हमारा यूनिट नंबर 2 का पहला प्रश्न। कार्य विश्लेषण, टास्क एनालिसिस क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। यदि आपने आईईपी पहल बहुत अच्छे तरीके से बनाई है, समझ के सोच के, तो वहां पर हम एक टास्क एनालिसिस बनाते हैं और वहां पर आपने बनाया होगा तो आपको पता चलेगा कि ये टास्क एनालिसिस क्या होता है। कार्य का विश्लेषण। टास्क एनालिसिस का मतलब होता है कार्य का विश्लेषण। आपने जो कार्य किया उसको पूर्ण रूपेण
उसका विश्लेषण कर दो, विश्लेषण करके उसको बताओ। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये कार्य विश्लेषण एक ऐसी शिक्षण तकनीक है जिसमें किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे और सरल चरणों में विभाजित करके सिखाया जाता है। इससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कार्य आसानी से सीखने में सहायता मिलती है। टास्क एनालिसिस क्या है? एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप किसी बच्चे को कोई भी कार्य करना सिखा रहे हैं, कोई भी गोल आपने लिया है, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म गोल है, कैसा भी गोल है, यदि आप उसको पूरा करना चाहते हैं तो बच्चे को हम क्या करेंगे, उस लक्ष्य को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कैसे पार्ट में? छोटे छोटे। यदि हम छोटे छोटे और सरल सरल भाग उसके बना देंगे और बच्चे को एक एक भाग को सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे? एक एक भाग को, तो बच्चा उस शिक्षण कार्य को जल्दी सीख जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। और ये जो जल्दी सीखता है, ये विशेष शिक्षा में इसमें सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है। ये क्या है? आपका कार्य का विश्लेषण है। चलिए देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक उदाहरण ले लिया कि हाथ धोने का कार्य विश्लेषण, मतलब बच्चे को हमने हाथ धोना सिखाना, ये हमारा गोल है। ये हमारा क्या है? गोल मतलब लक्ष्य है। ये हमारा लक्ष्य है कि मैं बच्चे को क्या सिखाऊंगा? हाथ धोना। ठीक है। अब मैंने इसको क्या कर दिया? कार्य का विश्लेषण कर दिया, इसका टास्क एनालिसिस मैंने किया। क्या किया? देखिए, सबसे पहले मैंने नल खोलना, पहला बिंदु मैंने बना दिया नल खोलना, कि भाई तेरे को पहले तो नल खोलना है। हाथ धोने की प्रक्रिया को मैंने छोटे छोटे भागों में बांटा। पहला काम क्या किया? नल खोलना। दूसरा काम किया, दूसरा काम क्या बताया? कि बेटा तेरे हाथ गीले कर ले। क्या कहा? हाथ की। हमने ये नहीं कहा हाथ धो ले। हम हाथ धोने की क्या दे, वो धोने में समझा नहीं समझ, हमने कह तो हाथ गीले कर ले। ठीक है। इसके बाद साबुन लगाना, इसके बाद हमने उसको साबुन दिया, साबुन लगवाया। इसके बाद हाथों को अच्छी तरह से हमने बताया कि ऐसे इसको रगड़ ले। इसके बाद हमने पानी से धोने के लिए दोबारा बोला। इसके बाद नल बंद करने के लिए बोला। इसके बाद हमने तौलिए से हाथ पोंछना, ये भी बताया। अब मुझे बताइए कि हमारे पास में एक टास्क था, एक कार्य था, एक गोल था हाथ धोने का, लेकिन हाथ धोने के गोल को मैंने यहाँ पर 7 चरणों में डिवाइड कर दिया कि भैया नल खोल, हाथ गीले कर, साबुन लगा, फिर हाथ धो, है ना, पानी से। इसके बाद में तू नल बंद कर, तौलिया से अपने जो है हाथ पोंछ ले। ऐसे करके हमने इसके पार्ट बना दिए। ये आपका है कार्यात्मक विश्लेषण, कार्य का विश्लेषण। ये आपका टास्क एनालिसिस है। क्या है ये? टास्क एनालिसिस। ओके। इसके लाभ क्या होंगे, इसके फायदा क्या है, मतलब टास्क एनालिसिस क्यों जरूरी है? देखिए, सीखना आसान हो जाता है। जब बच्चे से हम कहेंगे बेटा हाथ धो ले, एक ही बात कह दी, हाथ धो ले। अब हाथ धो ले, कैसे हाथ धोना उसको समझ में नहीं आया, लेकिन हमने कही बेटा ये नले खोल, तो वह नल खोल दिया। बेटा तेरे हाथ ने नीचे कर ले, आके पानी के बन नीचे कर ले। बेटा ये साबुन है या ऐसे रगड़ ले, इसके बाद तेरे हाथ ने रगड़ ले, इसके बाद तो यार पानी से धो ले, इसके बाद यार नल बंद कर दे, तौलिया से हाथ ने पहुंच ले। तो ये पूरी प्रक्रिया हमने क्या की? छोटे छोटे टुकड़ों में की। तो बच्चे ने उसको फॉलो किया और उसको उस काम को किया, तो उसके हाथ धुल गए, धुल गए ना। तो कार्य जो हो जाता है, सीखना जो हो जाता है, आसान हो जाता है। दूसरी चीज आत्मनिर्भरता बढ़ती है। खुद बच्चा अब दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको कम बताना पड़ेगा, आगे फिर और कम बताना पड़ेगा, आगे फिर और कम बताना पड़ेगा, आगे फिर और कम बताना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने लक्ष्य में लगभग पूर्ण रूपेण, मतलब 80 से 90% तक आप कामयाब हो जाएंगे। और बच्चे से जब आप एक बार में कहेंगे कि बेटा हाथ धो ले, बेटा हाथ धोकर आ, तो बच्चा ये सातों जो प्रक्रिया हैं इनको अपने आप करेगा। अपने आप नल खोलेगा, हाथ गीले करेगा, साबुन लगाएगा, साबुन से हाथों को रगड़ेगा, पानी से धोएगा, तौलिए से पोंछेगा, सारा काम करेगा। ठीक है ना। तो क्या हुआ? आत्मनिर्भर। त्रुटियां कम होती हैं जब आप प्रोसेस क्रम से जब सारे कार्य कराओगे, तो उससे जो आपकी उस प्रोसेस में जो कमी है या उस प्रोसेस में जो त्रुटियां आनी है, वो त्रुटियां बिल्कुल नहीं होती है या कम हो जाती है, बहुत कम होती है। कठिन कार्य भी सरल बन जाते, बहुत बड़े से बड़ा काम भी सरल बन जाता है। माना कि आपको बहुत बड़ा काम बता दिया कि ये काम कर ले, हमने कहा कि ये काम तो हमसे नहीं होता, आता ही नहीं, लेकिन मैंने उसका एक टास्क एनालिसिस कर दिया, उस कार्य का विश्लेषण कर दिया कि मैं बता रहा हूं ऐसे ऐसे कर। जैसे आप ये मान के चलिए आप सब्जी बनाना आपको नहीं आता, आपसे कोई कह दे कि भैया सब्जी बना दे, सब्जी बना ले,
उसने क्या कहा या आपने क्या कहा, सब्जी बनाना मेरे से नहीं आता, मैं नहीं बनाऊंगा। लेकिन मैं वहीं पर बैठ गया, मैंने कहा मैं आपसे कार्य का विश्लेषण कर रहा हूं, टास्क एनालिसिस कर रहा हूं, और आप, मैं कहता हूं ऐसे ऐसे करो। मैंने कहा भाई गैस जला ले, गैस जला दिया। मैंने कहा भाई उसके ऊपर जिसमें हमको सब्जी बनानी है, कढ़ाई पतीला जो भी है उसको रख दे, उसमें तेल डाल दे, हमने डाल दिया। उसमें भैया तेल गर्म हो गया, जीरा डाल दे, हमने डाल दिया। मसाला डाल दे, हमने डाल दिया। सब्जी डाल दे, हमने डाल दिया। ये कर दे, ये कर दे, हमने पूरा प्रोसेस जो है उसके हमने कह कह कर करवा दिया। अब मुझे आप बताइए उसने काम कर दिया? तो कठिन काम था, सब्जी बनाना उसके लिए कठिन था, लेकिन गैस जलाना, उस पर पतीला रखना, उसमें तेल डालना, उसमें जीरा डालना, उसमें मसाला डालना, उसमें सब्जी की कटिंग को डालना, ये सारे काम उसके लिए सरल थे। तो हमने सब्जी बनाने के काम को छोटे छोटे सरल कार्यों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ओके, ये सारी चीज आपको समझ में आ गई, टास्क एनालिसिस क्या होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 7, संकेत देना, प्रॉम्प्टिंग एवं संकेत हटाना, फेडिंग। संकेत देना और संकेत हटाना ये क्या होता है? ये प्रॉम्प्टिंग जो आपको पता है, आप टास्क एनालिसिस आपने यदि किया है तो वहां पर जब हम पूरे कार्य का वर्गीकरण कर देते हैं तो पर डे की हम क्या करते हैं, एक प्रॉम्प्टिंग बनाते हैं, पर डे के एक संकेत बनाते हैं, ठीक है ना। और उसमें आपने देखा होगा, यदि आपने फाइल बनाई है, आईईपी की फाइल यदि आपने बनाई है, और यदि वहां पर आपने टीए बनाया है, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे उसमें लाइनिंग होती है, ठीक है ना, ऐसे उसमें लाइनिंग होती है, ऐसी लाइनिंग होती है पूरे में। यहाँ पर आपको डे लिखा होता है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, ऐसे ऐसे करके 25 दिन तक का ये बनता है। कितने दिन का बनता है? 25 दिन का। यहाँ पर आपने जो कार्य का विश्लेषण किया है, यहाँ पर टीए लिखा जाता है, यहाँ पर क्या लिखा जाता है? टीए, कार्य का विश्लेषण। कार्य का विश्लेषण मतलब जैसे अभी आपने हाथ धोने वाला कार्य का विश्लेषण किया था, क्या किया था कि सबसे पहले आपने नल खोलना, नल खोलना, इसके बाद आपने दूसरा बनाया हाथ गीला करना, ठीक है ना, इसके बाद आपने बनाया साबुन लगाना, इसके बाद आपने फिर हाथ रगड़ना। ऐसे जो हम जितने भी उसका टीए बनाते हैं, मतलब जितना भी हम टास्क एनालिसिस करते हैं, जितने भागों में 5 भाग, 6 भाग, 10, 7 भाग, 8, 10, 12, 12 जो भी है, वो सारे भाग यहाँ पर लिखे जाते हैं। इसके बाद पर डे का यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर डे के संकेत लिखने पड़ते हैं। जो आपने देखा होगा यहाँ पर हम लिखते हैं, किसी में माइनस लिख दिया, किसी में प्लस लिख दिया, किसी में बीपी लिख दिया, किसी में पीपी लिख दिया, है ना। फिर यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर बीपी हो गया, यहाँ पर पीपी हो गया, यहाँ पर बीपी हो गया, है ना। ऐसे हम यहाँ पर 4 तरह के चिन्ह इसमें लगाते हैं, एक प्लस लगाते हैं, एक माइनस लगाते हैं, एक बीपी लगाते हैं, एक पीपी लगाते हैं। 4 तरह के चिन्ह हम यहाँ पर लगाते हैं। ये होते हैं आपके प्रॉम्प्टिंग, बीपी, पीपी, ये शॉर्ट नाम है। बीपी का मतलब होता है वर्बल प्रॉम्प्टिंग, वर्बल प्रॉम्प्टिंग। पीपी का मतलब होता है फिजिकल प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। प्लस का मतलब यदि बच्चा काम कर रहा है, हमने कहा उसने किया, वो सीख गया, प्लस दे दिया। हमने कहा उसने कुछ नहीं किया, इसका मतलब वो नहीं सीखा, कल की बात को आज भूल गया, वो माइनस हो गया, ठीक है। बीपी क्या है? वर्बल प्रॉम्प्टिंग, मतलब मौखिक रूप से हमने कुछ उसको समझाया, उसने काम कर दिया, तो उसको हम बीपी मार्क करेंगे। यदि उसने मौखिक से भी नहीं समझा तो हमने फिजिकल करके बताया, जैसे माना कि मैंने नल खोलना, मैं उससे कह रहा हूँ बेटा नल खोल दे, ऐसे ऐसे खोल दे, तो बीपी हो गया यदि उसने खोल दिया था। लेकिन उसने नहीं खोला, फिर मैंने कहा बेटा ये जो नल है ना इसको ऐसे 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 घुमा दे, मतलब मैंने फिजिकल रूप से उसको बता दिया, तो क्या हो गया? पीपी हो गया, वर्बल प्रॉम्प्टिंग हो गई। चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रॉम्प्टिंग के बारे में। प्रॉम्प्टिंग संकेत देना, विद्यार्थी को सही उत्तर या कार्य करने के लिए दी जाने वाली सहायता को संकेत कहते हैं।
जब वो सही उत्तर देता है तो उसको जो सहायता देते हैं हम, जो मैंने आपको बताई 4 भागों में बताई, प्लस माइनस बीपी पीपी, उसको हम क्या कहते हैं? संकेत कहते हैं, प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। ठीक है, कैसे 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 दे सकते हैं संकेत? संकेत के प्रकार यहाँ पर आपको आगे देखिए वही है, फिजिकल प्रॉम्प्टिंग, वर्बल प्रॉम्प्टिंग, ठीक है ना। ये दो तो मैंने अभी आपको बता दिए। शारीरिक संकेत, जैसे मैंने अभी आपको बताया शरीर के, बेटा तू हाथों को रगड़ ले, ये वर्बल है, नहीं रगड़े, उसने नहीं जानता, वो नहीं समझ रहा, लेकिन मैंने कहा बेटा ऐसे 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 कर, वो कर रहा है, वो फिजिकल प्रॉम्प्टिंग हो गई। जो शारीरिक संकेतों को समझता हो वो फिजिकल प्रॉम्प्टिंग होती है, मतलब शारीरिक संकेत होते हैं। जो मौखिक संकेतों को समझता हो वो वर्बल प्रॉम्प्टिंग, मतलब मौखिक संकेत होते हैं। जो संकेत या इशारों से समझता हो, मैं उसको कोई संकेत दे दूं, कोई उसको इशारा कर दूं, और यदि उससे समझ जाता है वो, तो वो क्या होते हैं? संकेत या इशारा होते हैं। दृश्य संकेत, माना कि मैं उसको कोई फोटो दिखा दूं, है ना, मैं उसको कोई वीडियो दिखा दूं, तो वो यदि समझ जाए तो वो दृश्य संकेत होते हैं। और यदि मैं उसको कोई मॉडल वगैरह दिखा दूं और यदि मॉडल से समझ जाए तो वो मॉडल संकेत आपके कहलाते हैं। ये संकेत के आपके क्या हैं? प्रकार हैं। अब अपन बात करते हैं संकेत हटाना। ये तो संकेत लगाना है ना, अब संकेत हटाना क्या है? तो संकेत हटाना के बारे में हम जब बात करेंगे कि जब विद्यार्थी कार्य सीख जाता है तब धीरे धीरे सहायता कम कर दी जाती है। अब विद्यार्थी, माना कि आपने देख लिया पूरे रूप से हाथ धोना सीख गया, हमने जैसे ही कहा बेटा हाथ धो ले, तुरंत बच्चा सारे काम खुद करता है, नल खोल लेता है, साबुन लगा लेता है, हाथ रगड़ लेता है, तौलिए से पोंछ लेता है, नल बंद कर देता है, सब काम कर लेता है। इसका मतलब है हम उसकी धीरे 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 सहायता कम करें। और यह माना कि वो आधे काम कर लेता है, आधे, जैसे मैंने कहा बेटा हाथ धो ले, तो उसने नल तो खोल लिया लेकिन आगे की स्टेप भूल गया, तो मैं नल खोलने वाली जो प्रॉम्प्टिंग है, मतलब नल खोलने के लिए जो मैं सहायता देता हूं उसको, वो सहायता मैं उसकी कम कर दूंगा कि ये नल तो खोल लेता है, तो इस ये सहायता आपकी कम हो गई। यदि वो दूसरी स्टेप भी पूरी कर लेता है, तीसरी नहीं कर पाता है, तो मैं दो दो स्टेप जो है उनकी क्या है? प्रॉम्प्टिंग कम कर दूंगा, सहायता को हटा दूंगा। तो ये होता है सहायता को हटाना। चलिए उदाहरण, जैसे पहले शिक्षक हाथ पकड़कर लिखवाता है, फिर केवल बताता है और अंत में बच्चा स्वयं लिखने लगता है। पहले शिक्षक जब बच्चा लिखना नहीं जानता था तो उसका शिक्षक ने हाथ पकड़ा और हाथ से उसको लिखवाया। ठीक है ना, ये सहायता दे रहे हैं अपन, मतलब प्रॉम्प्टिंग है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? प्रॉम्प्टिंग है। लेकिन इसके बाद फिर केवल बताता है और अंत में बच्चा स्वयं लिख लेता है। लेकिन धीरे धीरे बच्चा को उसकी हैबिट हो गई, उसका एक्सपीरियंस हो गया, उसका अनुभव हो गया, और टीचर उसको बताता है और वे खुद लिख लेता है। अब बताओ क्या करना है? शिक्षक को प्रॉम्प्टिंग हटानी है, सहायता हटानी है, मतलब वो हाथ से नहीं पकड़ेगा। तो ये क्या हो गई आपकी? क्या हो गई आपकी? प्रॉम्प्टिंग हटाना मतलब सहायता को कम करना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पुनर्बलन, जो खूब पढ़ा है, पहले भी मैंने खूब पढ़ा दिया आपको। पुनर्बलन क्या होता है, इसके प्रकार और महत्व लिखो। चलिए देखते हैं पुनर्बलन क्या होता है। पुनर्बलन आप एक देसी भाषा में समझ लो कि मैंने आपसे प्रश्न पूछा, आपने उसका आंसर दे दिया। मैंने आपसे कहा कि प्रश्न ये है, उसका उत्तर बताओ, आपने उत्तर बता दिया, मैंने कहा शाबाश बेटा, थैंक यू भैया, सब ताली बजाओ इसके लिए, मैंने क्लैपिंग करवा दी, मैंने मेरी तरफ से कुछ आपको प्राइज दे दिया, एक पेन दे दिया, है ना, या आपको कोई और धन्यवाद दे दिया, कोई प्रशंसा पत्र दे दिया, मतलब कुल मिलाकर के मैंने आपको प्रोत्साहित किया, मैंने आपका बल बढ़ाया। ये क्या कहलाता है? पुनर्बलन कहलाता है। क्लियर है? चलो पढ़ते हैं। पुनर्बलन वह प्रक्रिया जिसमें अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार या प्रोत्साहन दिया जाता है। यदि आपका व्यवहार अच्छा है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं आपको क्या करने के लिए? आपको प्रोत्साहित करने के लिए आपको यदि पुरस्कार दूं, कोई भी कुछ भी, आपको धन्यवाद दूं, आपको तालियां बजवा दूं, आपके लिए कुछ भी करवाऊं, ये सब पुनर्बलन के अंदर आता है। पुनर्बलन के प्रकार जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सकारात्मक पुनर्बलन होता है जिसमें अपन के ये ऊपर वाला आ गया, अच्छे कार्य के बाद में अपन पुरस्कार दे रहे हैं, ये क्या है? सकारात्मक। लेकिन नकारात्मक क्या है? अच्छे व्यवहार के बाद किसी अप्रिय स्थिति को हटा देना। जैसे यहाँ पर दिया कि कार्य पूरा करने पर अतिरिक्त कार्य न देना। यदि कोई बच्चे को हमने होमवर्क दिया,
एक ने किया और एक ने नहीं किया। जिसने नहीं किया मैंने उसको अतिरिक्त होमवर्क दे दिया, लेकिन जिसने किया उसको मैंने क्या दिया, अतिरिक्त होमवर्क नहीं दिया कि नहीं यार ये बच्चा अच्छा है, इसको ज्यादा होमवर्क मत दो, इसने तो समय पर कर लिया। तो मैंने उसके अतिरिक्त होमवर्क को क्या कर दिया, कट कर दिया, हटा दिया। ये नकारात्मक क्या है, पुनर्बलन होता है। दो ही पुनर्बलन होते हैं आपको पता है, सकारात्मक नकारात्मक। अब इसका महत्व क्या है, महत्व आपको पता है, महत्व लाभ सब मिलते जुलते हैं, सबके मिलते जुलते हैं। देखिए सीखने की गति बढ़ जाती है, बच्चा जल्दी जल्दी सीखता है। यदि आप उसको शाबाशी देते रहोगे, प्राइज देते रहोगे और कुछ करते रहोगे, प्रशंसा करते रहोगे, तो बच्चा बच्चा जल्दी जल्दी सीखता है। आत्मविश्वास विकसित होता है, ये तो परमानेंट है, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास। अच्छे व्यवहार में वृद्धि होगी, उसका अच्छा व्यवहार, जिसके लिए आपने उसको प्रोत्साहित किया है, उसको प्राइज दिया है, तो उस व्यवहार को वो आगे भी फॉलो करेगा। अनुशासन बना रहेगा, डिसिप्लिन बना रहेगा आपका, और प्रेरणा बढ़ती है, बच्चे की जो प्रेरणा है वो बढ़ती है। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास आ गया, प्रश्न नंबर 9। और प्रश्न नंबर 9 कहता है कि आकारण, शेपिंग एवं श्रृंखलाबद्ध शिक्षण, चैनिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक तो शेपिंग और एक चैनिंग, दोनों में अंतर करना है अपन को। क्या अंतर है दोनों, चलिए देखते हैं। आकारण और श्रृंखलाबद्ध, नए व्यवहार को का धीरे धीरे विकास किया जाता है। शेपिंग में क्या होता है, जो भी नया व्यवहार होता है उसको धीरे धीरे अपन क्या करते हैं, विकसित करते हैं, धीरे धीरे विकसित करते हैं। लेकिन श्रृंखलाबद्ध शिक्षण, चैनिंग में क्या होता है कि किसी कार्य के सभी चरणों को क्रमबद्ध तरीके से सिखाया जाता है। जितने भी चरण हैं कार्य के, उनको एक एक क्रम से सिखाया जाता है। भाई पहले पहला चरण पूरा होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे चैन में चलता है। अगला इसका, छोटे छोटे प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाता है। शेपिंग में क्या करते हैं कि यदि बच्चा थोड़ा सा भी प्रयास करता है तो हम उसको प्रोत्साहित करते हैं। इसमें प्रत्येक चरण सीखने के बाद अगला चरण सिखाया जाता है। इसमें क्या, जब बच्चा एक चरण को सीख जाता है तो हम दूसरा चरण उस बच्चे को सिखाते हैं। नया व्यवहार विकसित करने में उपयोगी है ये। शेपिंग जो है वो नया व्यवहार यदि आपको विकसित करना है बच्चे के अंदर, तो उसके लिए ये उपयोगी होता है। और ये जटिल कार्य सिखाने में उपयोगी होता है। यदि आपको कठिन और जटिल कार्य सिखाने हैं तो ये उसके लिए उपयोगी है। उदाहरण, जैसे आपको बोलना सिखाना है, नया व्यवहार है, तो उसको विकसित करने में ये उपयोगी होगा। लेकिन आपको जूते के फीते बांधना सिखाना है, बच्चा सब कुछ जानता है लेकिन कोई उसको एक ऐसी अलग स्किल सिखानी है, तो अपन उसको जूते के फीते बांधना सिखा रहे हैं जो बच्चे के लिए जटिल है, तो ये क्या, क्रमबद्ध तरीके से पूरा होगा, चैन से पूरा होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास में, बहुसंवेदी शिक्षण का महत्व लिखिए। बहुसंवेदी शिक्षण, ये भी पहले आ चुका है, देखते हैं क्या है। बहुसंवेदी शिक्षण वह विधि है जिसमें विद्यार्थी को एक साथ कई इंद्रियों, जैसे देखना है, सुनना है, बोलना है, छूना और करना, के माध्यम से सिखाया जाता है। ये क्या है आपका, बहुसंवेदी शिक्षण वो विधि है जो विद्यार्थी को एक साथ कई इंद्रियों, जैसे देख भी रहा है, सुन भी रहा है, बोल भी रहा है, छू भी रहा है, किसी को कार्य कर भी रहा है, इन सबके माध्यम से हम क्या करते हैं, शिक्षण कार्य कराते हैं, सभी इंद्रियों को यूज करके। तो वो क्या कहलाता है आपका, बहुसंवेदी शिक्षण। इसका महत्व क्या है, महत्व तो आपको पता ही है, सबके ढाई आना महत्व है, वही महत्व है जो सब में आते जा रहे हैं। जैसे सीखना अधिक प्रभावी बनता है, इससे आपका जो सीखना है वो ज्यादा प्रभावी बनेगा। सीखना क्या बनेगा, ज्यादा प्रभावी बनेगा। याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मृति तेज हो जाती है, याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। रुचि और ध्यान में वृद्धि होती है, क्योंकि आपकी सारी इंद्रियां जो हैं वो उस पर टिकी हुई है, सारी इंद्रियां आपकी वर्क कर रही हैं, तो आपकी रुचि और ध्यान में भी वृद्धि होगी। एसएलडी और आईडीडी वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। यदि बात करते हैं एसएलडी और आईडीडी वाले बच्चे, तो उनके लिए ज्यादा उपयोगी है। सीखना सरल एवं आनंददायक बनता है, जो सीखना है वो सरल भी बनता है और आनंददायक भी बनता है। और आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता तो आपको पता है, ये तो आपके दिमाग में बिल्कुल रट गए होंगे कि महत्व और लाभ कच्ची को आ जाए तो आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता, 2 पॉइंट तो हमारे पास है ही है। तीसरा पॉइंट ये भी लिख दो कि सीखने को आसान बनाता है, ये लाभ और महत्व में तो आएगा ही।
तो 2-3 पॉइंट जो आपको रेगुलर चल रहे हैं भैया, उनको याद करके रखो। कच्चू आ जाए, कच्चू लिखने के अलावा जो आप तुक्का मार के कुछ भी लिख रहे हो उसके अलावा तो आप इनको लिख दो ना, ये महत्व और लाभ यदि आपसे पूछ रहा है तो क्या दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है, इससे व्यवहारिक अनुभव जो हमारे दैनिक जीवन में जो व्यवहारिक अनुभव है जो हमको आवश्यक होता है वो हमको इससे प्राप्त होता है। उदाहरण जैसे यहाँ पर दिया गया कि अक्षर ए सिखाने के लिए आपको एक अक्षर ए सिखाना है, उसके लिए आपको चित्र दिखाना, मतलब आप चित्र दिखा रहे हैं, मैंने यहाँ पर ए लिख दिया तो बच्चा देख रहा है, मतलब आंख उसकी काम कर रही है। उच्चारण करना, मैं उच्चारण कर रहा हूँ कि बेटा ये ए है, तो देखिए बच्चा इसको देख भी रहा है, मैं बोल रहा हूँ उसको सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। और यदि मैं उससे कहूंगा कि तुम भी बोलो तो वो बोलेगा भी। रेत या मिट्टी में लिखवाना, हमने कहा बेटा आपकी स्लेट पे लिखो, जैसे नीचे मिट्टी है तो मिट्टी में लिखो, तो यहाँ पर स्पर्श हो गया। एक कॉपी में लिखवाना, एक मैंने कही अब इसको होमवर्क की कॉपी में लिखो, तो ये कार्य करना हो गया, गृह कार्य हो गया। तो बताइए ये एक उदाहरण जैसे ए सिखाने के लिए हमने चारों को यूज कर लिया, 4 इंद्रियों को हमने यूज कर लिया। अगला प्रश्न हमारे पास में यहाँ से आपकी तीसरी यूनिट आ चुकी है। पहला प्रश्न है तीसरी यूनिट का, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना आईईपी क्या है, इसके उद्देश्य और प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। आईईपी खूब बड़ी है लेकिन देखेंगे क्योंकि हम रिवीजन तो करेंगे हर चीज का। व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना एक लिखित शैक्षणिक योजना है जो प्रत्येक दिव्यांग विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, क्षमताओं, लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इसका उद्देश्य विद्यार्थी को उसकी क्षमता के अनुसार सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करना है। एक लिखित शैक्षणिक योजना है, ये लिखित शैक्षिक योजना है। पक्का क्या है इसके अंदर, इसमें प्रत्येक दिव्यांग बच्चा, मतलब एक दिव्यांग बच्चे की उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी क्षमताएं कितनी है और उसके लक्ष्य, उसका लक्ष्य क्या है, इन सब चीज को ध्यान में रखकर इसको बनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, विद्यार्थी की क्षमता के अनुसार, विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार उसको शिक्षण कार्य कराना इसका मूल उद्देश्य होता है। चलिए आईईपी के उद्देश्य क्या है, प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार शिक्षा देना, ऊपर हमने पढ़ लिया डेफिनेशन में कि व्यक्तिगत रूप से ये शिक्षण कार्य कराता है। विद्यार्थी की शैक्षिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक प्रगति करना, विद्यार्थी की ये क्या करता है, शिक्षा से संबंधित, सामाजिक और व्यवहारिक इन सब की प्रगति करती है क्या आईईपी। एक सीखने के स्पष्ट और मापनीय लक्ष्य निर्धारित करना, सीखने के स्पष्ट और मापनीय मतलब जिन लक्ष्यों को हम माप सकते हैं ऐसे लक्ष्य निर्धारित करना इसका उद्देश्य है। शिक्षक, अभिभावक और विशेषज्ञों के बीच समन्वय स्थापित करना, ये सबके बीच में समन्वय स्थापित करेगा शिक्षक, अभिभावक और विशेषज्ञ। विद्यार्थी को अधिकतम आत्मनिर्भर बनाना, ज्यादा से ज्यादा ये उसको आत्मनिर्भर बनाता है कौन, आईईपी, मतलब ये योजना ही ऐसी है। आईईपी के घटक क्या है, देखिए केस स्टडी आप बनाते हो, जैसे विद्यार्थी का परिचय हो गया, वर्तमान उसका शैक्षिक स्तर क्या है, वर्तमान में कितना जानता है, वार्षिक लक्ष्य क्या है, अपन 1 साल में उसको क्या सिखाएंगे, अल्पकालीन उद्देश्य क्या है, छोटे समय में क्या सिखाएंगे, शिक्षण की रणनीति, शिक्षण की जो आपने उद्देश्य लिखा है इसके अंदर जो आपने लक्ष्य रखा है उसकी रणनीति आप तैयार कैसे करेंगे कि इसको कैसे प्राप्त किया जाए। एक आवश्यक सहायक सेवाएं, आपको कौन कौन सी ऐसी सेवाएं चाहिए जो आपको सहायता के लिए जरूरी है। मूल्यांकन की प्रक्रिया, लास्ट में आप मूल्यांकन करेंगे और प्रगति की समीक्षा, इसके बाद में लास्ट में आप उसकी समीक्षा करेंगे कि बच्चे की प्रगति कितनी हुई, कैसे हुई और इसका क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। ठीक है, 12वां क्वेश्चन हमारे पास आया, व्यक्तिगत पारिवारिक सहायता योजना आईएफएसपी क्या है, इसका महत्व लिखिए। व्यक्तिगत पारिवारिक सहायता योजना, चलिए देखते हैं। व्यक्तिगत पारिवारिक सहायता योजना 0 से 6 वर्ष तक के दिव्यांग या विकासात्मक विलंब वाले बच्चों तथा उनके परिवार के लिए बनाई जाने वाली योजना है। इसमें बच्चे के साथ साथ परिवार की आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाता है। ये क्या है, 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनके दिव्यांग हो या तो वो, या उनके विकास जो है वो देरी से हुआ, विलंब, ठीक है ना, देरी से है, ऐसे परिवारों के लिए ये योजना बनाई जाती है। और इसमें बच्चे के साथ साथ, अब ये देखो नाम है इसमें परिवार लिखा हुआ है, तो इसमें बच्चे ही बच्चे के ऊपर निर्भर नहीं है, ये बच्चे के साथ साथ इसमें उसके परिवार को भी क्या होता है, परिवार की आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाता है। आईईपी में व्यक्तिगत मतलब बच्चे पर ही ध्यान दिया जाएगा, जबकि आईएफएसपी में उस बच्चे के साथ साथ उसके परिवार की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाएगा।
अब IFSP के उद्देश्य क्या है? बच्चे के समग्र विकास को बढ़ावा देगा। उद्देश्य सबके लगभग सेम होते हैं। समग्र विकास, सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देता है। परिवार को आवश्यक सहायता एवं प्रशिक्षण देना। परिवार को ये क्या देता है? आवश्यक सहायता देता है, प्रशिक्षण देता है। प्रारंभिक हस्तक्षेप सुनिश्चित करना। प्रारंभिक हस्तक्षेप सुनिश्चित करना। हस्तक्षेप मैंने आपको पूरा बता दिया पहले कि जब हम किसी व्यक्ति को कार्यों की, उसकी दिव्यांगता की, उसकी कठिनाई की पहचान कर लेते हैं तो हम उसकी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, तो वो हस्तक्षेप कहलाता है। अब हेल्प आपने तुरंत कर दी वहीं बैठे हुए, ये प्रारंभिक हेल्प है। लेकिन कई हेल्प ऐसी होती हैं वो लंबे समय तक चलती हैं। कई हेल्प ऐसी होती है जो तुरंत करनी होती है, जैसे आपने किसी ऐसी चीज को देखा, आपने तुरंत देखा, तुरंत उसको आपने बचा लिया, ये शीघ्र हस्तक्षेप हो गया। परिवार की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना। आपको इसके अंदर परिवार की भागीदारी जो है वो सक्रिय होगी, क्योंकि ये परिवार पर निर्भर है। एक घर एवं समुदाय में विकास को प्रोत्साहित करना। घर और समुदाय, इन दोनों में हम क्या करेंगे? विकास को प्रोत्साहित करेंगे। अब इसका महत्व क्या है? बच्चे का विकास तेजी से होता है। आपको पता है इसमें बच्चे का विकास क्या होता है? तेजी से होता है। परिवार का आत्मविश्वास बढ़ता है। परिवार का क्या बढ़ेगा? आत्मविश्वास बढ़ेगा। उचित सेवाएं समय पर मिल जाएंगी, जो सेवाएं उनको चाहिए वो समय पर मिल जाएंगी। विद्यालय में प्रवेश आसान हो जाता है। बच्चे की क्षमताओं का बेहतर विकास होता है। बच्चे की जितनी भी क्षमताएं हैं उनको आगे हम बहुत अच्छे ढंग से बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास में आया, अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण ABA शिक्षण पद्धति का वर्णन कीजिए। अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण, देखिए क्या होता है। ये एक वैज्ञानिक शिक्षण पद्धति है जिसमें पुनर्वलन के माध्यम से अच्छे व्यवहार को बढ़ाया जाता है तथा अवांछित व्यवहार को कम किया जाता है। इसका उपयोग विशेष रूप से ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए किया जाता है। अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण क्या है? इसमें अपन क्या है? वैज्ञानिक पद्धति है। इसमें हम पुनर्वलन के माध्यम से क्या करते हैं? अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। लेकिन यदि उसका कोई व्यवहार ऐसा है, अनुचित है, सही नहीं है, अवांछित है, तो उसको हम क्या करेंगे? कम करेंगे। उस अवांछित व्यवहार को हम हटा देंगे। इसका प्रयोग विशेषतः किसके लिए किया जाता है? ASD बच्चों के लिए किया जाता है, ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए किया जाता है। अब ABA के सिद्धांत क्या है? व्यवहार का निरीक्षण करना। सबसे पहले तो आपको व्यवहार पहचानना पड़ेगा कि ये अच्छा है या बुरा है। अच्छा है तो बढ़ावा देंगे, बुरा है तो हटा देंगे। छोटे छोटे चरणों में सिखाना। बच्चे को अच्छे व्यवहार उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जो हमने ऊपर पढ़ लिया है, छोटे छोटे चरण बना देंगे। सही उत्तर पर तुरंत पुनर्वलन देना। जैसे ही बच्चा हमको उसका अच्छा आंसर सही उत्तर देगा, हम उसको पुनर्वलन का यूज करेंगे, शाबाशी दे देंगे, प्राइज दे देंगे, है ना। नियमित अभ्यास कराना। और एक चीज यदि बच्चे को समझ में नहीं आ रही तो हम उसको रेगुलर क्या करेंगे? उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। और प्रगति का मूल्यांकन करना। लास्ट में उसकी कितनी प्रगति हमको मिली उसका मूल्यांकन भी हम लास्ट में करेंगे। अब देखिए लाभ क्या होंगे। देखिए आत्मनिर्भरता, ये तो कतई है, आत्मनिर्भरता और एक आत्मविश्वास, 2 पॉइंट तो आपके लाभ में तैयार है। भाषा विकास में सहायता, भाषा के विकास में हमको हेल्प मिलती है इससे। सामाजिक कौशल हमारा सुधर जाता है। आत्मनिर्भरता बढ़ती है। अनुचित व्यवहार में कमी आ जाती है। ऊपर आपको लिखा है कि अवांछित व्यवहार को हटा दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। और सीखने की गति बढ़ती है। बच्चा जो है वो तेज गति से और तेज गति से सीख पाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास में, टैक शिक्षण उपागम की विशेषताएं और उपयोगिता लिखिए। यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म भी आपको दी गई है, इस फुल फॉर्म को अपन याद रखेंगे। ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के लिए विकसित एक संरचित शिक्षण पद्धति है। ये किसके लिए है? ऑटिज्म से जो प्रभावित बच्चे होते हैं उनके लिए एक शिक्षण पद्धति है। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं देखो। संरचित कक्षा वातावरण, मतलब एक अच्छी प्रकार से रचित किया हुआ, अच्छी प्रकार से व्यवस्थित किया हुआ क्या है? कक्षा का वातावरण इसमें होता है। दृश्य संकेतों का उपयोग, इसमें दिखने वाले संकेतों का उपयोग ज्यादा किया जाता है। दैनिक कार्यों का निश्चित क्रम, जो हमारे दैनिक कार्य उनका एक क्रम फिक्स किया जाता है और उस क्रम से शिक्षण कार्य किया जाता है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण, जो बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं के अनुसार इसमें शिक्षण कार्य किया जाता है। स्वतंत्र कार्य करने पर बल, बच्चा अकेला अपने आप स्वतंत्र रूप से काम करे उस पर इसमें बल दिया जाता है। और परिवार की सहभागिता,
परिवार जो है उसका सहयोग यहाँ पर होगा। मतलब परिवार का सहयोग तो भैया हर जगह पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए हर जगह पर परिवार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, ये आप भी जान रहे हैं। अब इसकी उपयोगिता क्या है? इसकी उपयोगिता देखो, ऑटिज्म वाले बच्चों में सीखने की क्षमता बढ़ जाएगी, सीखने की क्षमता बढ़ेगी, व्यवहार संबंधी समस्याएं कम हो जाएंगी, जो व्यवहार में समस्याएं आ रही हैं वो कम हो जाएंगी, आत्मनिर्भरता विकसित होगी, तो फिक्स है पॉइंट। संचार कौशल में सुधार होगा, संचार कम्युनिकेशन का जो कौशल है उसमें सुधार हो जाएगा, और कक्षा में अनुशासन बना रहेगा, कक्षा में डिसिप्लिन बना रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास में, ऑटिज्म एवं विशिष्ट अधिगम क्षमता वाले बच्चों के लिए प्रभावी शिक्षण रणनीतियां लिखिए। एएसडी और एसएलडी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए अपन को एक प्रभावी शिक्षण रणनीति बनानी है। चलो देखते हैं, ये ऑटिज्म वालों के लिए देखते हैं। पहले ऊपर हमने पढ़ा है ऑटिज्म वालों के लिए कि दृश्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए, सरल और स्पष्ट निर्देश, सीधे सीधे और स्पष्ट बातें उनसे हम करेंगे, निर्देश देंगे। नियमित दिनचर्या बनाए रखना, उनको ये हर कार्य को नियमित रूप से उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। सकारात्मक पुनर्बलन देंगे, जैसे ही जहां पर हमको यूज करना होगा पुनर्बलन का, वहां पर हम सकारात्मक पुनर्बलन का तुरंत यूज करेंगे। एक सामाजिक कौशल का अभ्यास कराना, उसको हम सामाजिक कौशल का अभ्यास भी कराएंगे। चलो एसएलडी वाले बच्चों के लिए रणनीतियां, एसएलडी वाले बच्चों के लिए कौन कौन सी रणनीति बनाएंगे हम? देखिए नंबर 1, बहुसंवेदी शिक्षण अपनाना, इसको हम बहुसंवेदी शिक्षण अपनाएंगे, ठीक है ना। छोटे छोटे चरणों में पढ़ाना, ये तो बिल्कुल सबके लिए कॉमन है, हम उसके क्या है टास्क एनालिसिस बना लेंगे, छोटे छोटे चरण बना लेंगे। अतिरिक्त अभ्यास और समय देना, यदि आपको जरूरत पड़ रही है कि उनको अतिरिक्त प्रैक्टिस की जरूरत है तो, और या फिर अतिरिक्त टाइम देने की जरूरत है तो उनको अभ्यास भी कराएंगे और टाइम भी देंगे। चित्र चार्ट और टीएलएम का उपयोग ज्यादा करेंगे, जो दिखने वाले, एक ऊपर आ गया दृश्य, दृश्य सामग्री का ज्यादा प्रयोग किया गया। निरंतर मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि देना, और निरंतर रूप से हम उनका मूल्यांकन करते रहेंगे कि बच्चा सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है, और फीडबैक लेते रहेंगे। 16वां क्वेश्चन, मतलब हमारी यहाँ से यूनिट नंबर 4 स्टार्ट हो जाती है। सकारात्मक व्यवहार समर्थन क्या है, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। सकारात्मक व्यवहार समर्थन क्या है? देखिए सकारात्मक व्यवहार समर्थन एक ऐसी शिक्षण और व्यवहारिक प्रबंधन प्रणाली है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देना तथा अनुचित व्यवहार को कम करना है। इसमें दंड की अपेक्षा सकारात्मक प्रोत्साहन पर अधिक बल दिया जाता है। वही बात है, अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देना, बेकार व्यवहार को, बुरे व्यवहार को क्या करना, कम करना, अनुचित व्यवहार को कम करना। इसमें यहाँ पर एक चीज देखी दी जाती है कि दंड नहीं दिया जाता है, दंड की बजाय उसको क्या दिया जाता है, सकारात्मक प्रोत्साहन, मतलब सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। क्लियर है? चलिए इसके उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में सकारात्मक व्यवहार विकसित करना, पहला उद्देश्य। हम कैसा व्यवहार बनाएंगे विद्यार्थियों में? सकारात्मक। दूसरा उद्देश्य हो गया अनुशासन बनाए रखना, क्लास में डिसिप्लिन बनाना। सीखने के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण, कक्षा का वातावरण जो है वो सुरक्षित हो और सीखने के लिए कैसा हो, अनुकूल हो। व्यवहार संबंधी समस्याओं को कम करना, व्यवहार संबंधी जो हमारी समस्याएं हैं उनको हम क्या करेंगे, कम करेंगे। विद्यार्थियों का सामाजिक एवं भावनात्मक विकास करना, विद्यार्थियों का क्या करेंगे, सामाजिक और भावनात्मक दोनों प्रकार से हम क्या करेंगे, विकास करेंगे। पीबीआईएस का महत्व, इसका महत्व क्या है? कक्षा का वातावरण शांत और अनुशासित रहता है, ऊपर पढ़ लिया हमने। विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता भूलो मत। सीखने की रुचि बढ़ जाएगी, अनुचित व्यवहार में कमी आएगी क्योंकि ऊपर ही हमने देख लिया, और शिक्षक और विद्यार्थी के बीच अच्छे संबंध बनते हैं। अब अपन बात करेंगे कक्षा प्रबंधन, क्लासरूम मैनेजमेंट की प्रभावी रणनीतियां क्या है। कक्षा प्रबंधन की प्रभावी रणनीति क्या है, चलिए देखते हैं क्या है। कक्षा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक कक्षा में अनुशासन, सहयोग एवं प्रभावी शिक्षण का वातावरण बनाए रखता है। इसमें क्या करता है, शिक्षक कक्षा में अनुशासन बना के रखेगा, सहयोग की भावना रखेगा और प्रभावी शिक्षण का वातावरण बनाएगा कि जो भी शिक्षक पढ़ाए वो प्रभावी हो। क्लियर है? इसकी प्रमुख रणनीतियां क्या हैं? स्पष्ट नियम एवं अपेक्षाएं निर्धारित करना, स्पष्ट नियम और अपेक्षाएं,
बिल्कुल स्पष्ट नियम क्लास के होने चाहिए कि भाई इस प्रकार से बच्चे को रहना है, इस प्रकार से पढ़ना है, वो होने ही चाहिए। एक सकारात्मक पुनर्बलन का उपयोग करना। कैसा पुनर्बलन चाहिए? सकारात्मक। सकारात्मक पुनर्बलन के बारे में आपने पहले पढ़ रखा है। शाबाशी देना, धन्यवाद देना, है ना, उसको प्राइज देना, पुरस्कार देना, सभी विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से शामिल करना। जितने भी कक्षा के अंदर विद्यार्थी बैठे हैं सबको एक्टिव करेगा टीचर, सबको वो सक्रिय रूप से भागीदार बनाएगा। रोचक और गतिविधि आधारित शिक्षण करना। ऐसा शिक्षण कार्य करना जो रुचिकर हो, रोचक हो और एक्टिविटी पर आधारित हो। समय का उचित प्रबंधन करना। समय का कैसा करेगा? उचित प्रबंधन। कक्षा में बैठने की उचित व्यवस्था करना। कक्षा में बैठने की कैसी व्यवस्था करेगा? उचित व्यवस्था करेगा। विद्यार्थियों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करना। विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करेगा? सम्मानपूर्ण। आवश्यकता अनुसार आईसीटी और टीएलएम का उपयोग करना। उसको जैसी भी आवश्यकता हो उस आवश्यकता के अनुसार वो आईसीटी और टीएलएम इन दोनों का क्या करेगा? उपयोग करेगा। अब अपन देखेंगे टोकन अर्थव्यवस्था क्या है। उदाहरण सहित समझाइए टोकन की अर्थव्यवस्था क्या है। चलिए देखो, टोकन अर्थव्यवस्था व्यवहार संशोधन की एक तकनीक है जिसमें अच्छे व्यवहार का या सही कार्य करने पर विद्यार्थी को टोकन जैसे स्टार, अंक, स्टिकर आदि दिए जाते हैं। बाद में इन टोकनों को पुरस्कार में बदला जा सकता है। इसमें क्या किया जाता है? टोकन अर्थव्यवस्था में व्यवहार संशोधन की एक तकनीक है। ये किसकी? व्यवहार संशोधन की, जिसमें क्या किया जाता है? अच्छे व्यवहार या सही कार्य करने पर यदि बच्चे का व्यवहार अच्छा है या उसने सही कार्य किया है तो उसको टोकन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? टोकन। जैसे स्टार दे दिया, उसको बढ़िया नंबर दे दिए, कोई स्टिकर लगा दिया, उसके होमवर्क पर स्टिकर दे दिया। ये बाद में इनको टोकनों को हम पुरस्कार में बदल सकते हैं कि भाई आपके पास कितने टोकन इकट्ठे हो गए, कितने स्टार आपके पास है, कितने अंक आपके पास है, कितने स्टिकर आपके पास में इकट्ठे हो गए। उदाहरण, यदि कोई विद्यार्थी समय पर गृह कार्य पूरा करता है, कोई विद्यार्थी समय पर अपना होमवर्क कर लेता है तो उसे 1 स्टार दिया जाता है। जब उसके 10 स्टार पूरे हो जाते हैं तो उसे प्रशंसा पत्र, पेंसिल या कोई छोटा पुरस्कार दिया जाता है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर बता दिया कि जो बच्चा समय पर गृह कार्य पूरा कर लेता है हम उसको 1 स्टार दे देते हैं। लेकिन जब उस बच्चे के 10 स्टार पूरे हो जाएंगे तो उसको हम एक प्रशंसा पत्र दे देंगे या एक पेंसिल दे देंगे या कोई छोटा पुरस्कार उसको दे देंगे। अब इसके लाभ क्या है भाई? इसके लाभ क्या है? लाभ है आपके कि अच्छे व्यवहार को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि बच्चा अच्छा व्यवहार करेगा जब भी आप उसको टोकन देंगे तो अच्छा व्यवहार बढ़ेगा। एक, विद्यार्थियों में सीखने की रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी सीखने के प्रति ज़्यादा आकर्षक होगा, ज़्यादा रुचि बढ़ेगी उसकी। अनुशासन बना रहेगा, डिसिप्लिन में रहेगा, आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही। व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आता है और उसका जो व्यवहार है उसमें कैसा परिवर्तन आएगा? पॉजिटिव, सकारात्मक। अगला प्रश्न है हमारा 19, विभेदक पुनर्बलन क्या है? इसके प्रकार लिखिए। विभेदक पुनर्बलन एक व्यवहार संशोधन तकनीक है जिसमें केवल वांछित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाता है और अवांछित व्यवहार को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। ये क्या? एक संशोधन तकनीक है, व्यवहार संशोधन। इसमें क्या होता है? जो व्यवहार वांछित होता है उसके लिए तो पुनर्बलन दिया जाता है, लेकिन अवांछित व्यवहार को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। यदि आप अवांछित व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो वांछित नहीं है, अच्छा नहीं है, तो उसके लिए इसमें प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। अब इसके प्रकार क्या है? पहला इसका प्रकार आपका हो गया DRA, अल्टरनेटिव बिहेवियर। अवांछित व्यवहार के स्थान पर अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाता है। अवांछित को नहीं किया जाता, वांछित को प्रोत्साहित किया जाता है। DRO, अदर बिहेवियर, निश्चित समय तक अनुचित व्यवहार न होने पर पुरस्कार देना। यदि निश्चित समय तक यदि आपने अनुचित व्यवहार नहीं किया है, जैसे आपने कह दी भाई आप 1 महीने तक यदि कोई भी अनुचित व्यवहार नहीं करोगे तो हम आपको पुरस्कार देंगे, तो अनुचित व्यवहार यदि आपने उस निश्चित समय तक 1 महीने तक नहीं किया तो हम आपको क्या देंगे? पुरस्कार। एक DRI, इनकम्प्लीटेबल बिहेवियर, ऐसे व्यवहार को बढ़ावा देना जो अनुचित व्यवहार के साथ नहीं हो सकता। ऐसे व्यवहार को हम बढ़ावा देंगे, कैसे को? जो अनुचित व्यवहार के साथ नहीं हो सकता, अनुचित व्यवहार के साथ वो हो नहीं सकता, ऐसे व्यवहार को हम क्या देंगे? बढ़ावा देंगे। और
DRL, लो रेट बिहेवियर, किसी व्यवहार की आवृत्ति को कम करना। यदि कोई भी व्यवहार बुरा व्यवहार है, बार बार उसकी आवृत्ति हो रही है, बच्चा बार बार उसको कर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, कम करेंगे, आवृत्ति को कम करेंगे। महत्व क्या है इनके, देखिए महत्व, अच्छे व्यवहार में वृद्धि हो जाएगी, पता है अच्छे को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं तो अच्छा व्यवहार बढ़ेगा, अनुचित व्यवहार उसको हम प्रोत्साहन दे ही नहीं रहे तो अनुचित व्यवहार कम हो जाएगा। आत्मनियंत्रण विकसित होगा, बच्चा जो है वो अपने आप पर कंट्रोल रख पाएगा, अच्छा व्यवहार करेगा। कक्षा का वातावरण क्या होगा, बेहतर बनता है, कक्षा का वातावरण भी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, व्यवहार संशोधन की प्रमुख तकनीकों का वर्णन कीजिए। व्यवहार संशोधन की प्रमुख तकनीकों का वर्णन करना। देखिए, व्यवहार संशोधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उचित शिक्षण तकनीकों एवं पुनर्बलन की सहायता से अवांछित व्यवहार को कम या वांछित व्यवहार को बढ़ाया जाता है। अवांछित व्यवहार को कम किया जाता है और वांछित व्यवहार को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ठीक है, चलो इसकी तकनीक क्या है, जैसे पुनर्बलन देकर आप अच्छे व्यवहार को पुरस्कृत कर दो तो भी उसका अच्छा व्यवहार बढ़ जाएगा। संकेत, सही कार्य के लिए आप सहायता दो, यदि बच्चा सही कार्य कर रहा है तो उसकी हेल्प करो। संकेत हटाना, धीरे धीरे यदि बच्चा जो है अपने आप से काम कर रहा है तो एक एक सहायता को आप हटाते जाइए। आकारण शैपिंग, छोटे छोटे प्रयासों को प्रोत्साहित करके नया व्यवहार विकसित करो। छोटे छोटे प्रयासों को, यदि बच्चा थोड़ा सा भी प्रयास करता है किसी कार्य में तो आप उसको प्रोत्साहित करिए, अरे बेटा बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा काम किया, तो नया व्यवहार उसके अंदर विकसित हो जाएगा। श्रृंखलाबद्ध शिक्षण चैनिंग, कार्य को चरणों में सिखाना, कार्य को हम एक एक चरण, एक एक दो दो चरण में क्या करेंगे, सिखाएंगे। टोकन अर्थव्यवस्था, अच्छे व्यवहार पर टोकन देना, यदि बच्चा अच्छा व्यवहार कर रहा है तो उसको हमने एक टोकन दे दिया, टोकन में आपको ऊपर आ गया है कि स्टार देना है ना, स्टिकर देना है, उसको अंक देने हैं, ये आपके आएंगे इसमें। कार्य विश्लेषण, बड़े कार्य को छोटे चरणों में विभाजित करना, कोई कार्य बड़ा है तो हम उसको छोटे छोटे कार्यों में क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे। इसके लाभ क्या है, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होगा, बिल्कुल। आत्मनिर्भरता तो बढ़ेगी, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, ये 2 पॉइंट तो आपके फिक्स है ही हैं। सीखने की क्षमता में सुधार होगा, बच्चा जो है उसकी सीखने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है वो और बढ़ जाएगी। सामाजिक एवं शैक्षिक विकास होता है, बच्चे का सामाजिक और शैक्षिक मतलब शिक्षा से संबंध, ये दोनों विकास भी इसके होते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यहाँ से आपकी 5वीं यूनिट स्टार्ट हो जाती है, क्वेश्चन नंबर 21। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, सीसीई, ठीक है ना, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं सीसीई। इसका उद्देश्य और महत्व देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन एक ऐसी मूल्यांकन प्रणाली है जिसमें विद्यार्थियों का निरंतर तथा सर्वांगीण मूल्यांकन किया जाता है। निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और सर्वांगीण मतलब पूरा मूल्यांकन किया जाता है, हर चीज हर पॉइंट को देखा जाता है। इसमें केवल परीक्षा के अंक नहीं बल्कि ज्ञान, कौशल, व्यवहार, रुचि एवं व्यक्तित्व का भी आकलन किया जाता है। इसमें ऐसे नहीं कि आपने परीक्षा ले ली, परीक्षा में जिसके नंबर ज्यादा आए वो अच्छा है, नहीं, परीक्षा के अंकों के साथ साथ में उसकी क्या क्या देखा जाएगा, ज्ञान देखा जाएगा, कौशल देखा जाएगा, व्यवहार देखा जाएगा, रुचि देखी जाएगी और उसका व्यक्तित्व देखा जाएगा, सबका मूल्यांकन किया जाएगा। अब उसका उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों की निरंतर प्रगति का आकलन करना। मूल्यांकन से क्या होगा, बच्चे की जो निरंतर प्रगति है वो हमें मिलती रहेगी कि बच्चा कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। सीखने में आने वाली कठिनाइयों की पहचान करना, और जो बच्चे को सीखने में कठिनाई आएगी उस कठिनाइयों की क्या कर लेंगे, हम पहचान कर लेंगे, वही कौन कौन सी कठिनाई आ रही है। शिक्षण में सुधार करना, शिक्षण कार्य में क्या करना, सुधार, शिक्षण कार्य में भी इसको सुधार हो जाएगा। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना, आपको पता है यहाँ पर आप सब चीज देख रहे हैं तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, बिल्कुल होगा। और तनाव मुक्त और निष्पक्ष मूल्यांकन करना, बिना टेंशन वाला और बिना पक्षपात किए आप मूल्यांकन इसके अंदर करते हैं, ये हमारा क्या है, उद्देश्य है। अब सीसीई का महत्व क्या है, सीसीई का महत्व क्या है, नियमित प्रगति का पता चलता है। आप रेगुलर जब मूल्यांकन कर रहे हैं तो नियमित रूप से कैसी प्रगति बच्चे की हो रही है उसका हमको पता चल जाएगा। एक विद्यार्थियों की कमियों का समय पर समाधान होता है,
विद्यार्थियों की जो कमी है उनका क्या होता है, समय पर समाधान हो जाता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है कि नहीं, ये तो होती ही है। शिक्षक को शिक्षण सुधारने में सहायता मिलती है, टीचर जो होता है उसको अपने शिक्षण कार्यों को सुधारने में सहायता मिलती है। समग्र विकास का मूल्यांकन होता है, संपूर्ण विकास का क्या हो जाएगा, मूल्यांकन, कि बच्चे ने पूरा जो विकास है उसका कैसे हुआ, कितना हुआ। अगला हमारे पास 22वां क्वेश्चन आ जाता है, रचनात्मक और संपूर्ण मूल्यांकन में अंतर क्या है। रचनात्मक और संपूर्ण, देखिए रचनात्मक और संपूर्ण हमने दोनों साइड लिखे। शिक्षण के दौरान किया जाता है, रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है, शिक्षण कार्य जब हो रहा होता है तो उस दौरान किया जाता है, मतलब बीच में। लेकिन संपूर्ण मूल्यांकन जब शिक्षण कार्य आपका समाप्त हो जाएगा तो उसके अंत में किया जाएगा। उद्देश्य सुधार करना होता है, इसका उद्देश्य क्या है, सुधार करना होता है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या होता है, अंतिम उपलब्धि मापना, कि लास्ट में क्या उपलब्धि हमने हासिल की, लास्ट में हमको क्या परिणाम मिला, ये मापना होता है। ये नियमित और निरंतर होता है, ये रेगुलर होता है, ये निश्चित समय पर होता है, एक लास्ट में, अंत में। रचनात्मक मूल्यांकन मौखिक प्रश्न, गतिविधियां, गृह कार्य आदि इसमें शामिल होते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, संपूर्ण में वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा शामिल होती है। यदि रचनात्मक मूल्यांकन की बात करें तो इसमें तुरंत प्रतिपुष्टि दी जाती है, मतलब फीडबैक इसमें तुरंत मिलता है। लेकिन इसमें क्या होता है, लास्ट में परिणाम आता है, डायरेक्ट रिजल्ट आता है, डायरेक्ट क्या आता है, रिजल्ट आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23वां, प्रगति अनुश्रवण क्या है, इसका महत्व। तो प्रगति अनुश्रवण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी की सीखने की प्रगति का नियमित रूप से निरीक्षण और मूल्यांकन किया जाता है। यदि आप विद्यार्थी के सीखने की प्रगति का निरंतर बार बार लगातार मूल्यांकन कर रहे हैं, उसकी प्रगति को लगातार रूप से उसका निरीक्षण कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, प्रगति अनुश्रवण कहलाएगा। इसका क्या उद्देश्य है, विद्यार्थी की प्रगति का पता लगाना। आपको पता है कि विद्यार्थी की प्रगति का हम पता लगाएंगे, सीखने की कठिनाइयों की पहचान करेंगे कि सीखने में बच्चे को कौन कौन सी कठिनाइयां आ रही हैं। आईईपी के लक्ष्यों की समीक्षा करेंगे कि जो हमने आईईपी में लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो लक्ष्यों की पूर्ति हो रही है या नहीं, वो लक्ष्य पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एक आवश्यकता अनुसार शिक्षण में परिवर्तन करना, जैसी हमारी आवश्यकता है उसके अनुसार हम शिक्षण कार्य में परिवर्तन करेंगे। महत्व क्या है इसके, विद्यार्थी की उपलब्धियों का सही आकलन हो जाता है, विद्यार्थी की उपलब्धि जो है उसका सही आकलन कर लेंगे हम इससे, एक शिक्षण अधिक प्रभावी बनता है, शिक्षण का प्रभाव भी हमारा बढ़ जाएगा, अभिभावकों को सही जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि हम बार बार निरंतर मूल्यांकन करेंगे तो बच्चे की जानकारी अभिभावक तक सही मिल जाएगी। एक समय पर सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं, समय रहते हुए हम कैसे उपाय कर सकते हैं, सुधार करने योग्य उपाय कर सकते हैं। एक लक्ष्य प्राप्ति का मूल्यांकन आसान होता है, लक्ष्य प्राप्ति का क्या आसान रहता है, मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन हमारे पास 24 है, अभिलेखीकरण, डॉक्यूमेंटेशन और अभिलेख संधारण, रिकॉर्ड कीपिंग की आवश्यकता लिखिए। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो अभिलेखीकरण का अर्थ है विद्यार्थी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं, मूल्यांकन, प्रगति का लिखित रिकॉर्ड तैयार करना। आपने देखा होगा, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपके विद्यालय में आपका पूरा रिकॉर्ड जो है वो सेव है, पूरा रिकॉर्ड लिखित रूप में सुरक्षित है, इसको हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं, मतलब दस्तावेजीकरण कहते हैं। अभिलेख संधारण का अर्थ है उन अभिलेखों को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संजो कर रखना, और यदि उन अभिलेखों को, उन डॉक्यूमेंटों को आप सुरक्षित रूप से, व्यवस्थित रूप से आपने संजो कर रख रखा है, सुरक्षित रूप से रख रखा है, तो वो उसका संधारण हो गया। क्या हो गया, उसका संधारण हो गया। आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता इसलिए पड़ी कि विद्यार्थी की प्रगति का रिकॉर्ड इससे सुरक्षित रहता है, हमारे पास हमेशा विद्यार्थी की प्रगति का रिकॉर्ड मिल जाएगा। आईईपी की समीक्षा करने में सहायता मिलती है, यदि आपको आईईपी की समीक्षा करनी है कि आईईपी कितनी सफल रही, तो इसमें उसको सहायता मिलती है इस रिकॉर्ड से। शिक्षक एवं अभिभावकों को जानकारी मिलती है, यदि शिक्षक और अभिभावक इसकी जानकारी लेना चाहें बच्चे की कोई भी, तो वो इस रिकॉर्ड से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भविष्य की शिक्षण योजना बनाने में सुविधा होती है, बच्चे के रिकॉर्ड को देख करके हम भविष्य में उसकी जो भी हम कुछ भी प्लानिंग बनाना चाहें वो बना सकते हैं, प्लानिंग बनाना चाहे वो बना सकते हैं।
एक आपकी प्रशासनिक एवं कानूनी कार्यों में सहायता मिलती है, प्रशासनिक और कानूनी, ये दोनों कार्यों में हमको सहायता मिलती है। एक विद्यार्थी की उपलब्धियों का प्रमाण उपलब्ध रहता है, विद्यार्थी की जो भी उपलब्धि है उनका प्रमाण हमारे पास रहता है कि ये विद्यार्थियों की ये प्रगति है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 25वां, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी तथा शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम का मूल्यांकन में महत्व लिखिए। टीएलएम का और आईसीटी दोनों का मूल्यांकन में क्या महत्व है, देखिए। आईसीटी का अर्थ आपको पहले भी पता है, आईसीटी की फुल फॉर्म आप ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का अर्थ है शिक्षा में कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रोजेक्टर, मोबाइल, स्मार्ट बोर्ड आदि तकनीकों का उपयोग करना। आईसीटी का मतलब हो गया कि यदि आप इन चीजों का प्रयोग करते हो, यदि आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हो, आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, आप कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, आप प्रोजेक्टर का प्रयोग कर रहे हैं, आप मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, आप स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सब तकनीक जो है वो आईसीटी के अंदर आती हैं। टीएलएम कहाँ से क्या है, टीएलएम कहाँ से वो है कि जो सामग्री जिसका उपयोग हम हमारे शिक्षण कार्य को सरल बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए यदि यूज कर रहे हैं, जैसे चार्ट है, आपके मॉडल हैं, आपके फ्लैश कार्ड हैं, चित्र हैं, खिलौने हैं आदि, इनको हम क्या कहते हैं, टीएलएम कहते हैं। क्या कहते हैं, टीएलएम। अब इनका अपन को क्या करना है, मूल्यांकन में महत्व क्या है, क्या पूछ रहा है आपसे, इनका मूल्यांकन में महत्व क्या है। तो मूल्यांकन में महत्व देख लेते हैं। शिक्षक को रोचक एवं प्रभावी बनाते हैं, शिक्षण कार्य इससे क्या बन जाता है, रोचक बन जाता है और प्रभावी बन जाता है। ठीक है। विद्यार्थियों की समझ और स्मरण शक्ति बढ़ाते हैं, विद्यार्थियों की समझ बढ़ेगी और उनकी याददाश्त स्मरण शक्ति जो है वो भी यहाँ से बढ़ जाएगी। दिव्यांग विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण संभव होता है, जो हमारे दिव्यांग विद्यार्थी हैं, जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार हम शिक्षण कार्य करा सकते हैं। एक मूल्यांकन अधिक सटीक एवं निष्पक्ष बनता है, मूल्यांकन अधिक सटीक होगा और निष्पक्ष होगा। विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी बढ़ती है, विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी बढ़ेगी इसमें, और सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना आसान हो जाएगा। आप सीखने की जो कठिनाई है उनकी पहचान आसानी से कर पाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा एवं डिजिटल रिकॉर्ड रखने में सुविधा मिलेगी, ऑनलाइन आपका परीक्षण किया जा सकता है, डिजिटल रिकॉर्ड रखने में अपन को क्या मिलेगी, सुविधा मिलेगी। ये हमारे क्या है, आज के पेपर की पूरी जो है 25 क्वेश्चन है, और आप इनको देखें, इनको वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके साथ में, हमारे साथ में जो है वो जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका क्या मिले, लाभ मिले। ठीक है भैया, अगले ये जो पेपर है आपका लास्ट पेपर है, अभी आपके पेपर खत्म हो जाएंगे, इसके बाद हम प्रैक्टिकल से संबंधित वीडियो भी आपको रिकॉर्ड करके भेजेंगे कि प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या करना है। ठीक है, जब तक के लिए आपको बधाई, परीक्षाएं आपकी खत्म हो रही हैं, 3 तारीख को कल लास्ट आपका पेपर है, और थैंक्स टू ऑल फॉर योर सपोर्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।